अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम मिंटो मॉरल रिफॉर्म पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंदर ही ये आएगा। ऑफ कोर्स यूनिट 2 काफ़ी लंबा है, तो उसी के अंदर एक और चैप्टर है मिंटो मॉरल रिफॉर्म, जो कि हुआ था 1909। तो सीक्वेंस के साथ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना ईजी रहेगा, लेकिन अगर आप लोग बीच बीच के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल इस तरह से आएगी कि पुरानी हिस्ट्री जो होती है ना, जैसे कि शिमला डिप्यूटेशन का चैप्टर या मुस्लिम लीग का चैप्टर जो हो गया, अगर आपने वो वीडियो स्किप करके डायरेक्ट इसमें आए हैं तो मुश्किल इस तरह से आएगी कि उन्हीं का जिक्र शिमला डिप्यूटेशन एंड मुस्लिम लीग का इसमें होगा, तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। इसीलिए पिछली वीडियोस लाजमी देख लिया करें। पिछली वीडियोस का लिंक यहाँ टॉप पे मैं लगा देती हूँ। आई का साइन एक शो हो रहा होगा, उस आई के साइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पुरानी वीडियोस शो हो जाएंगी, वो आप देख लें, तब आपको ये मिंटो मॉरल रिफॉर्म अच्छे से समझ लगेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना इस टॉपिक में, कि दो तरह के अंग्रेज़ हैं, एक ये है और एक ये है। इनमें से एक मिंटो है और दूसरा है मॉरले। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था थोड़ा सा मैं आपको शुरू से ही समझा देती हूँ ताकि आपको रीडिंग में मुश्किल ना आए। अच्छा, जो मुसलमान थे ना वो चाह रहे थे कि उनके लिए सेपरेट इलेक्शन की भी ऑप्शन हो। इलेक्शन मींस के जहाँ पे वो अलग से वोट डाल सके, उनको हिंदूज़ के साथ वोट ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स पुराने वक्त में ये होता था कि हिंदूज़ ही ज़्यादा तादाद में थे और उन्हीं के लिए सारे राइट्स और हर चीज़ मौजूद थी, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए इस मिंटो मॉरल रिफॉर्म में ये हुआ कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट मुसलमानों के लिए अलग से बनाया गया जहाँ पे जाके वो वोट दे सकें। सही है, ये चीज़ कैसे हुई? ये चीज़ हुई थी मिंटो मॉरल रिफॉर्म के दौर में। ये चीज़ हम इस वीडियो में आज समझेंगे। इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट लेना है। मिंटो मॉरल रिफॉर्म का दूसरा नाम है इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। ठीक है, अगर पेपर में सवाल आ गया डिफाइन द इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, या इस तरह से कुछ भी पूछें तो आप समझ जाएगा कि इंडियन कौंसिल एक्ट में हमने मिंटो मॉरल रिफॉर्म को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑपोजिट नेम में भी पूछा जा सकता है सवाल। सही हो गया, तो इसका दूसरा नेम याद रखिएगा, इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। ये मिंटो मॉरल रिफॉर्म किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें हमने बताना है। इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू गिव इंडियंस अ लिमिटेड रोल इन गवर्नमेंट। अब हुआ क्या कि ये अंग्रेज़ों ने खुद ही, कौन थे अंग्रेज़? मिंटो एंड मॉरले, ये दो बंदे थे जो गवर्नमेंट के इदारों में काम करते थे। ये दोनों अंग्रेज़ हैं। ठीक है, तभी तो इनका नाम मिंटो एंड मॉरले है, ये अंग्रेज़ों के ही नेम होता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट में एक चीज़ रख दी कि इंडियन लोग भी, जिसमें हिंदूज़ और मुसलमान दोनों आते हैं इंडिया के अंदर, लाइक जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडियंस हिंदूज़ हैं, मुसलमान हैं, जो भी मेजॉरिटी के और लोग भी हैं, उन सबको इसमें रखा जाता है। ठीक है, इंडियन की कैटेगरी में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा इस मिंटो मॉरल रिफॉर्म में कि जितने भी इंडियंस हैं वो गवर्नमेंट के अंदर भी अपना एक रोल अदा करें, लिमिटेड रोल अदा करें, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है,
These reforms were very important for Muslims because they provided separate representation for Muslim. यानी कि ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल मुसलमानों के लिए ज़्यादा अदा इसलिए किया कि मुसलमानों को इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म की वजह से अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की ऑप्शन मिली, यानी कि अलग से वोटिंग सिस्टम मिल गया जिसमें वो अपने पसंद के मुस्लिम लीडर्स को वोट दे सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी है वो तो बनी हुई थी पहले से, ऑफ कोर्स वो 1906 में बना दी गई थी, लेकिन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से ये फ़ायदा हुआ कि इलेक्शन प्रोसीजर भी अलग से बना दिया गया मुसलमानों के लिए। तो इसीलिए ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मुसलमानों को ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के राइट्स दे दिए और भी, ठीक है। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर हम मुस्लिम लीग अपने बंदों को बिठवा सकते हैं, ठीक है, बिठा सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुस्लिम हैड अ क्लियर पोलिटिकल वॉइस इन द गवर्नमेंट। अब ये जो दौर था 1909 का जिसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया, ये वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को लगा कि अब पॉलिटिक्स में उनका एक प्रोमिनेंट रोल आ गया। यानी कि पहले आप देख रहे होंगे, पिछली अगर हिस्ट्री आपने देखी 2-3 वीडियोस जिसमें मैंने बताया कि मुसलमान खुद ही अपने हक के लिए जाते थे, कहते थे हमारे लिए पार्टीज़ बना दो, मुस्लिम लीग की पार्टी बना दो, हमें राइट्स दो। बट ये वो वाहिद वक्त था जिसमें मुसलमानों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है इंडियंस को कह रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो इससे मुसलमानों को ये फ़ायदा मिला जो इंडिया में रह रहे थे कि उन्होंने इसी वजह से अपने लिए सेपरेट इलेक्शंस बनवा दिए, यानी कि इलेक्शन का डिपार्टमेंट फटाफट बनवा दिया। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही थी मुसलमानों का कि ठीक है आप लोग बनवा लें। इससे इस दफ़ा क्या हुआ कि मुसलमानों को फील हुआ कि अब पॉलिटिक्स में इनकी आवाज़ सुनी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इंडियंस यानी कि सारे जो इंडियंस हैं चाहे वो हिंदूज हो कि मुसलमान हो, अंग्रेज़ों ने सारे के सारे इंडिया को कह दिया कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, जिसमें हिंदूज और मुसलमान दोनों शामिल थे। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग में मीनिंग ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म और डेफिनेशन ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्सप्लेन करना है। मीनिंग में ऑफ कोर्स अब 2 इस तरह से सब हेडिंग्स दे दें, जैसे कि मैंने मीनिंग और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म की मीनिंग अलग से कर दी है। मीनिंग में आपने बताना है कि ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है ये एक तरह की चेंजेस हैं जो किसके अंदर की गई थी, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस की गई थी। यानी कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसको इस तरह से चेंज किया कि गवर्नमेंट में ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, जो हेड्स थे, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं चाहे आप हिंदू हो कि मुसलमान हो या जो भी हो, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। तो समझ लें कि इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, ठीक है, बाय द ब्रिटिश। और अंग्रेज़ों ने खुद ही इस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया था टू इंक्लूड द इंडियंस इन गवर्नमेंट। और ये इसलिए किया गया ताकि इंडियंस को भी यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों को भी गवर्नमेंट के अंदर डाला जा सके, क्योंकि जाहिर ही बात है इंडिया के अंदर हिंदू एंड मुसलमान ज़्यादा थे, अंग्रेज़ तो तादाद में कम थे ना, उन्होंने तो आगे कब्जा किया होता अंग्रेज़ों ने। तो इसलिए उन्होंने देखा कि चलो हमारे पास बंदे कम पड़े हैं, अंग्रेज़ कम पड़े हैं, तो हम इंडिया के अंदर से ही हिंदू एंड मुसलमानों को उठा के गवर्नमेंट में डलवा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में। फिर आता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में हमने बताना है कि कुछ रूल्स इसमें बताए गए हैं। ये रूल्स किसने बनाए थे? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइसरे थे। एंड जॉन मॉर्ले, जॉन मॉर्ले का क्या ओहदा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि ये 2 अंग्रेज थे, इनकी डिपार्टमेंट का नेम भी बता दें कि जो लॉर्ड मिंटो है वो वाइसरे थे और जो जॉन मॉर्ले है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। इन दोनों बंदों ने 1909 में अलाउ किया इंडियंस को कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके काउंसिल्स में, यानी कि गवर्नमेंट के इदारों में पार्टिसिपेट कर सके, और मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट किया, यानी कि मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में भी उतना ही रोल दिया जितना हिंदूज को दिया गया। यानी कि यहाँ पे इंडियन में ऑफकोर्स मुसलमान और हिंदू बराबर ही शामिल थे। इसीलिए इन 2 बंदों ने ये स्टेप लिया कि इंडियंस यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों को भी पार्टिसिपेशन मिले गवर्नमेंट के अंदर। ये था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डेफिनेशंस ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। इसमें बताना है द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो कि 1909 में हुआ, ये एक पॉलिटिकल रिफॉर्म है, यानी कि पॉलिटिक्स में चेंजेस है। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, चेंज होना, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया। इसने इंट्रोड्यूस कराया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, यानी कि इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना लिए, यानी कि सेपरेट एक डिपार्टमेंट बना दिया जहां सारे मुसलमान लाइन लगा के वोट दे सकते हैं अपने पसंदीदा मुस्लिम लीडर को। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये होता था कि कांग्रेस की पार्टी थी, ठीक है, उन्हीं के लिए एक अलग से
वोटिंग सिस्टम बनाया होता था जिसमें मुसलमान भी वोट करते थे, लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ये थी ना, हिंदू तादाद में ज़्यादा थे। तो जब मुस्लिम लीग बनाई गई तो जाहिर ये बात है अलग से वोटिंग सिस्टम नहीं बना था, लेकिन जब मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया तो मुस्लिम लीग की पार्टी के लिए भी अलग से वोटिंग सिस्टम बना दिया, यानी कि अब मुसलमानों को कांग्रेस की पार्टी के साथ वोट देने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब अल्लाह वो सिर्फ मुस्लिम लीग की पार्टी के साथ मुस्लिम लीग के लोगों को वोट दे सकते हैं। अब देख लें, इंडिया में सिर्फ 2 ही पार्टीज है मेन, एक है कांग्रेस जो कि हिंदूज की पार्टीज है, दूसरी है मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी है। सही है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है ना कि जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी 1906 में, इससे कुछ साल पहले ऑफ कोर्स नई बनाई गई थी, तो यहाँ पे अलग से इलेक्शन सिस्टम इसके नहीं थे। इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म से ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों को अलग से इलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल गई कि अब वो अपने पसंदीदा बंदे को लेजिस्लेटिव काउंसिल के इदारे में बिठा सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास अलग से वोटिंग देने की ऑप्शन भी खुल गई है इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि इसी रिफॉर्म ने ही मुसलमानों के लिए इलेक्शन का अलग से प्रोसीजर बना दिया कि वो अलग से वोट दे सकते हैं। फिर आपने बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म देना है। अब याद रखें, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो ना उसके अंदर बैकग्राउंड लाजमी बताया करें, यानी कि थोड़ी सी बैक में क्या हिस्ट्री बनी थी, क्या रीज़न बनी थी जिस वजह से मिंटो मॉडल रिफॉर्म बनाया गया, ये होती है बैकग्राउंड हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत दे दिया करें। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दिया है। बैकग्राउंड में सबसे पहले मैंने पॉइंट दिया मुस्लिम पॉलिटिकल डिमांड, यानी कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा 1909 के दौर में, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कहना शुरू कर दिया कि पॉलिटिक्स में भी उनको ज़्यादा अच्छा रोल दिया जा सके, यानी कि उनको भी जैसे कि इंडियंस हिंदूज़ को हर चीज़ में सेपरेट इलेक्शन की ऑप्शन मिली है और चीज़ें मिली हैं, वैसे ही मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें भी आप अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें जिसमें हम अपने पसंद के मुसलमान बंदों को हेड्स रख सकें और उनको वोट दें। ठीक है, अब यहाँ पे बात बेसिकली हो रही है 1906 की। अभी ये जो टॉपिक हम पढ़े हैं 1909 के, तो आपने पिछली वाली बात क्यों बतानी है, तो यही बेसिकली हिस्ट्री होती है। आपने क्या करना है, अभी जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया है उससे पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मिंटो मॉडल रिफॉर्म बनाया गया। आपने बताना है कि 1906 में शिमला डेपुटेशन बना, उस शिमला डेपुटेशन में ना मुसलमान लीडर्स गए थे। अगर आपने शिमला डेपुटेशन पढ़ा है उसमें यही हुआ था कि मुस्लिम लीडर्स गए थे शिमला में, शिमला एक जगह है वहाँ पे गए थे ग्रुप बना के, डेपुटेशन मीन्स ग्रुप बना के। कौन ग्रुप बना के गए थे? मुसलमान ग्रुप बना के गए थे शिमला में 1906 के दौर में। क्यों गए थे? ताकि मुसलमानों को भी अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी मिल सके और उनको अलग से इलेक्शन की ऑप्शन मिल सके। ठीक है, ये क्यों किया था? क्योंकि मुसलमानों को इस चीज़ का डर था, वरीड थे मुसलमान कि उनकी पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिक्स में इनको ऑप्शन नहीं मिलेगी मुसलमानों को, क्योंकि हिंदूज तादाद में ज़्यादा थे और मुसलमानों को इस चीज़ से डर था कि हिंदूज जो है पॉलिटिकली इन पे असर डालेंगे अपना, यानी कि हिंदूज जो हैं अपनी पावर्स यूज़ करेंगे मुसलमानों के ऊपर, उनको डराने के लिए हिंदूज तंग करेंगे मुसलमानों को। तो ये चीज़ मुसलमानों ने फील करी, इसीलिए मुसलमानों ने सोचा कि 1906 में हम शिमला जाते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के पास जाते हैं। शिमला में बेसिकली एक बंदा था जो अंग्रेज़ था, जिसका जो वाइजरी था, इस वाइजरी का काम होता है पॉलिटिक्स पे सारा कंट्रोल करना, कोई डिपार्टमेंट वगैरह बना देना, तो इस तरह का ये काम था इनका। तो उस अंग्रेज़ के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें आप अलग से मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें। अब हुआ क्या, 1906 में फिर मुस्लिम लीग बना दी गई। ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग का अलग से चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मुस्लिम लीग बना दी गई। अब मुस्लिम लीग जब बन गई तो जाहिर बात है उस मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट करा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है ब्रिटिश रिस्पॉन्स। अब आपने ये करना है ना, यहाँ पे ये बताना है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हिंदू और मुसलमान मिलके चले और हमें एक अलग से पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जाहिर बात है हिंदूज और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। दे इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इंक्लूड मुस्लिम इन गवर्नमेंट विदाउट गिविंग फुल पावर। अब जाहिर बात है जब मुस्लिम लीग बन चुकी थी, मुस्लिम लीग बनने के बाद भी ब्रिटिश लोगों ने पूरी कोशिश करी कि मुसलमान और हिंदूज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, बट वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए राज़ी नहीं थे। तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इन लोगों को, यानी कि हिंदूज और मुसलमान दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? इंडियंस के लाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, तो उस वक्त जो हिंदूज और मुसलमान इंडिया में रहते थे उनको हम इंडियंस कहते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर हिंदूज और मुसलमान इनके लिए इकट्ठे एक गवर्नमेंट बना दें, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट बना दें जिसमें आधी सीटें हिंदूज की हों और जितने तादाद में मुसलमान हैं उस हिसाब से सीटें मुसलमानों की हो गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, पहले से थी बट उन्होंने मिंटो मॉडल रिफॉर्म में सीटें पक्की कर दी। ठीक है,
यानी कि हिंदूज़ की फिक्स सीटें कर दी, वैसे ही जितने तादाद में मुसलमान थे उस हिसाब से मुसलमानों की सीटें भी फिक्स करा दी। मिंटो मॉडल रिफॉर्म में ये हुआ था ताकि इनको भी थोड़ी बहुत पावर्स दी जाए, लेकिन जो फुल पावर थी, ज़्यादा पावर थी गवर्नमेंट चलाने की, वो फिर भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। ठीक है, ये हुआ था मिंटो मॉडल रिफॉर्म की हिस्ट्री में। अब आपने क्वालिटीज़ देनी है, फीचर्स बताने हैं मिंटो मॉडल रिफॉर्म के। क्वालिटीज़ इसकी ये है ना कि इसने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शंस बना दिए, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें ये मुसलमान जाके वोट दे सकते हैं बगैर हिंदू की इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि इधर सिर्फ मुसलमान ही जाके वोट दे सकते हैं अपने पसंदीदा मुस्लिम लीडर को। ठीक है, यहाँ आपने बताना है कि मुस्लिम्स कुड वोट ओनली फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस जिस गवर्नमेंट के इदारे में आप वोट दिलवा रहे हो उस मुस्लिम लीडर को, जो उस गवर्नमेंट के इदारे में बैठेगा, वो गवर्नमेंट के इदारे का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप अपने पसंदीदा मुस्लिम कैंडिडेट यानी कि मुस्लिम लीडर को वोट दे सकते हो। ये ऑप्शन हमें कैसे मिली मुसलमानों को? मिंटो मॉडल रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि इसी रिफॉर्म ने मुसलमानों को अलाउ कर दिया कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, यानी कि अलग से एक वोटिंग सिस्टम बना दिया। नेक्स्ट हेडिंग आती है दिस इंश्योर्ड मुस्लिम्स हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने इस चीज़ के बारे में मुसलमानों को एहसास दिला दिया कि अब उनके लिए अलग से वोटिंग सिस्टम है, अब वो अपने पसंदीदा बंदे को अलग से वोटिंग प्रोसेस के साथ वोट दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि कांग्रेस के साथ ही इनको वोट देना पड़ता था, बट अब अलग से ये वोट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, गवर्नमेंट का इदारा था। ठीक है, जिस पे मुसलमान और हिंदूज वोट दे के अपने पसंदीदा लीडर्स को बिठा सकते थे। अब हुआ क्या ना यहाँ पे सीन के, पहले ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये छोटा सा था, यानी कि इसमें थोड़ी सी जगह थी और फिर लीडर्स बहुत सारे इस तरह के बैठे होते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने, जब मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया ना, उसने मुसलमानों को भी ऑफ कोर्स जब सेपरेट वोटिंग सिस्टम दिया, तो जाहिर ही बात है सेपरेट वोटिंग सिस्टम से क्या नुकसान होता कि इस इदारे में, इस लेजिस्लेटिव इदारे में ज़्यादा मुसलमानों के भी लीडर्स आना शुरू हो जाते, जिससे जगह तंग हो जाती। फिर इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे ही मुसलमानों को अलग से सीट्स दी और मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम बनाया, उसी के साथ साथ इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिपार्टमेंट का साइज़ बड़ा कर दिया, यानी कि साइज़ बढ़ा दिया ताकि अगर मुस्लिम लीडर्स को भी आना पड़े तो वो भी आ सकें। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, एक्सपेंशन मीन्स बड़ा करना, फैलाना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द काउंसिल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, गवर्नमेंट का जो इदारा है जहाँ पे सारे मेंबर्स वोट दे के आएंगे, उस गवर्नमेंट के इदारे को इनलार्ज कर दिया गया। इनलार्ज का मतलब है बड़ा कर दिया गया, यहाँ पे मैंने बड़ी लिख दी है, बड़ा कर दिया गया। ठीक है, टू इंक्लूड मोर इंडियन मेंबर्स, यानी कि इस इदारे को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, गवर्नमेंट के इदारे को इसलिए बड़ा किया गया ताकि इंडियन मेंबर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इंडियंस में हिंदूज और मुसलमान दोनों एडेड हैं। ठीक है, इंडियंस कुड नाउ पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड डिसीजंस। इस इंडियन काउंसिल में जब इंडियंस यानी कि हिंदू और मुसलमान भी जब आ गए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों को कि वो भी अब डिबेट्स में भी और डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल अदा कर सकते थे। यानी कि पहले क्या होता था ना कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही गवर्नमेंट के बड़े फैसले लेते थे, लेकिन इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने ज़ाहिर बात है इंडियंस को, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को भी ऐड किया गवर्नमेंट में। तो अब क्या फ़ायदा हुआ मिंटो मॉडल रिफॉर्म से कि अब इंडियंस भी उन चीज़ों पे भी डिबेट एंड डिसीजन ले सकते हैं जिसपे पहले सिर्फ अंग्रेज डिसीजन लिया करते थे। तो ये भी आपने नोटिस की चेंजेस। उसके साथ आता है लिमिटेड पावर्स। इंडियंस मेंबर्स कुड डिसमिस एंड एडवाइस डिस्कस एंड एडवाइस बट नॉट मेक ऑल डिसीजंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियंस को पावर्स तो दी गई हैं, यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स को पावर्स तो दी गई हैं, लेकिन लिमिट में दी गई हैं। यहाँ पे लिमिट इस तरह से लगाई गई है कि मुस्लिम लीडर्स एंड हिंदू लीडर्स डिस्कशन कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इनके पास ये पावर नहीं होती कि ये फाइनल डिसीजन दे सकें। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन की पावर्स अभी भी ब्रिटिश लोगों के हाथ में थी। ठीक है, इसलिए यहाँ बताया गया कि रियल पावर अभी भी ब्रिटिश लोगों के हाथ में थी, सिर्फ थोड़ी बहुत पावर्स इंडियंस यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स को दे रखी थी। फिर आगे आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस। रिफॉर्म्स इंश्योर्ड मुस्लिम्स टू बिकम मोर पॉलिटिकली एक्टिव। इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म से ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए।
नेक्स्ट हेडिंग आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म। आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, जाहिर बात है आपने ऊपर से समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस जाहिर बात है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म से। कैसे कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने क्या किया, मुसलमानों को अलग से वोटिंग के लिए ऑप्शन दे दी, जिससे क्या हुआ कि वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए मुसलमान। मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म से क्या हुआ कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। और ये पहली दफ़ा है कि मुसलमानों ने ज़रूरत से ज़्यादा पार्टिसिपेशन अपनी दिखाई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट ने खुद ही, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने खुद ही इंडियंस को, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल हैं, उनको खुद ही इन्वॉल्व किया। इसीलिए आपने देखा कि मुसलमान भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन अपनी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के कामों में। फिर आता है फाउंडेशन फॉर द मुस्लिम लीग सक्सेस। इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने मुस्लिम लीग की जो पार्टी बनाई गई थी उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया, मजीद कामयाब करा। स्ट्रेंथन दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने मुस्लिम लीग की पार्टी को भी पहले से ज़्यादा पॉलिटिक्स में मजबूत कर दिया। क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले जब ये पॉलिटिकल पार्टी 1906 में बनाई गई थी तो इनके लिए अलग से वोटिंग सिस्टम नहीं था। बट इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि अलग से वोटिंग सिस्टम भी बना दिया गया, और अब मुसलमानों के अलग से सीटें भी डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों में रखवा देंगी। और आपने खुद देखा ही होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो गवर्नमेंट का इदारा था जहाँ पे ये सारे लोग वोट देके आते थे, वो इदारा भी बड़ा कर दिया गया साइज़ में, उसको साइज़ बढ़ा दिया गया ताकि मुस्लिम लीडर्स को भी इसमें डाला जा सके, ताकि जब मुस्लिम लीडर्स आए तो उनके पास जगह हो उनको बिठाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने ज़्यादा फ़ायदा दिया पॉलिटिक्स के अंदर। अब हुआ क्या ना कि इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म के बाद लखनऊ पैक की इजाद हुई। लखनऊ पैक आपका अगला चैप्टर भी है, और लखनऊ पैक इजाद इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म की वजह से हुआ। ठीक है, आपने बताना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन का। फिर हमने बताना है कि इसी मिंटो मॉडल रिफॉर्म ने फ्यूचर में लखनऊ पैक 1916 को इजाद किया। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पढ़ा है वो दोबारा आपने कंक्लूजन में 4-5 लाइनों में लिख के वाइंड अप करना होता है। इतना ये है इस वीडियो में।